धमकाया गया कि उन्हें मालेगांव मामले में भी आरोपी बना दिया जाएगा। अब्दुल वहाब खान ने बताया कि ट्रेन ब्लास्ट के दो आरोपी आसिफ खान और मोहम्मद अली शेख मालेगांव बम धमाके में भी आरोपी बनाए गए। खबरों के मुताबिक 2011 में आसिफ खान और मोहम्मद अली शेख को मालेगांव मामले से बरी कर दिया गया, मगर मुंबई ब्लास्ट मामले के कारण जेल में रहना पड़ा। इसी अप्रैल महीने में एनआईए की स्पेशल अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है। उम्मीद है जुलाई के आखिर तक फैसला आ जाएगा। इस मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। इन पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। मालेगांव का धमाका 2008 में हुआ था। इस मामले पर आपने कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन देखी है। अप्रैल महीने में जब सुनवाई पूरी हुई तब उस समय के अखबारों को निकालिए और देखिए हेडलाइन कैसे लिखी जाती है, कितना बच बचाकर और छिपाकर लिखा जाता है। क्या इसलिए कि नाम की पहचान अलग है? बहरहाल दो अलग अलग मामलों में आरोपी तो बनाने की बात सुनी गई है, देखी गई है, लेकिन ऐसा कम देखा गया कि मुंबई बम धमाके में भी बरी हो गया और मालेगांव बम धमाके में भी। उस वक्त के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी इसी बात को लेकर किया कि जिस तरह से इन्होंने ट्रेनिंग इनको मिली, यहाँ पर ये हुआ, उस चीज को उन्होंने कैसे इस कहानी को गढ़ा है? क्या वो उसके पूरे सबूत पुख्ता थे या उन्होंने ऐसे ही गढ़ दिया? भाई देखो, एकदम आपके सामने एग्जाम्पल है मालेगांव 2006 ब्लास्ट का, जो एटीएस ने इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें एटीएस ने ट्रेन ब्लास्ट के 2 एक्यूज के साथ 7 दूसरे एक्यूज को डाला और 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बाद में उन 9 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने बेल दिया और ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज भी किया। उसमें भी जो है शब्बीर मसीउल्लाह के सर्विस सेंटर से, बैटरी के गोडाउन से उन्होंने आरडीएक्स के ट्रेसेस बताए थे। उसमें जो है सैयद अबरार को अप्रूवर बताया था उन्होंने। मालेगांव 2006 ब्लास्ट जो है वो मतलब बेस्ट एग्जांपल है। भाई एनआईए ने दूसरे ग्रुप का एक्यूज किया और पहला जो ग्रुप था 9 बच्चे, उनको बेल हो गया, बाद में डिस्चार्ज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। तो एटीएस के केस में क्यों ऐसा हुआ? और एटीएस में इन्वेस्टिगेशन करने वाले ठीक है बहुत एक्सपीरियंस ऑफिसर थे, मगर इंसान ही थे जमीन के, गलती हुई उनसे। मुंबई बम धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ। वकील अब्दुल वहाब खान कहते हैं कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके से 2 लोगों ने 7 प्रेशर कुकर खरीदे, लेकिन उनका आज तक पता नहीं चला। उन 2 लोगों की पहचान के लिए जेल में बंद 12 में से किसी की पहचान परेड नहीं कराई गई, जिनमें से कुछ पर बम रखने के आरोप थे। किसने प्रेशर कुकर खरीदा उसको इन बच्चों को पहचानने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। जो ट्रेन ब्लास्ट के फौरन बाद बयान दिया था पुलिस को, उसमें एक पुलिस वाला भी था जिसने कुछ लोगों के मूवमेंट को सस्पिशियस देखा था। उसने डिस्क्रिप्शन भी दिया था, उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया था, उनका स्टेटमेंट हुआ था, स्केच बनाए गए थे सस्पेक्ट के। उन सबको साइडलाइन कर दिया गया, छुपा दिया गया, दबा दिया गया, कोर्ट में लाया ही नहीं गया। उनसे जाके पूछो ब्लास्ट किसने किया। इंडियन एक्सप्रेस में ओमकार गोखले ने प्रेशर कुकर वाले मामले पर विस्तार से लिखा है। इस रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला भी, जिसमें यह सब दर्ज है। आरोप यही था कि बम को प्रेशर कुकर में बंद किया गया, मुंबई की लोकल ट्रेनों में रखा गया। पुलिस की कहानी के अनुसार एक आरोपी उन्हें मीरा रोड के पास ट्रैक के नजदीक एक जगह ले गया। यहां पर कीचड़ में एक बैग मिलता है जिसमें रबर की गास्केट, कुकर की सीटियां, बिजली की तारें थीं। आरोपी फैसल अताउर रहमान शेख के घर से कंचन कंपनी का 5 लीटर का कुकर मिला। मोहनलाल कुमावत नाम के एक दुकानदार ने गवाही दी कि कश्मीरी दिखने वाले कुछ लोगों ने उनसे 8 प्रेशर कुकर लिए। इन सब तथ्यों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि धमाकों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हुआ, मगर कोर्ट ने पाया कि फोरेंसिक जांच में यह सामने आया है कि मीरा रोड के पास से मिले गास्केट और सीटियां डुप्लीकेट थीं, कंचन कंपनी की नहीं थीं। अदालत ने पुलिस के एक एक दावे को टेस्ट किया है, सिर्फ फोरेंसिक जांच के आधार पर फैसला नहीं लिया, बल्कि सहज बुद्धि के सवालों के आधार पर केस का परीक्षण किया है। न्यायमूर्ति
अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि एटीएस की थ्योरी को जांचने के लिए कोर्ट को उन बैग के साइज का अंदाजा लगाना होगा जिसमें कुकर रखे गए होंगे। कोर्ट यह देखना चाहता था कि क्या बैग इतने बड़े थे जिस पर गवाह की नजर पड़ जाए और उसे संदेह हो। हमने इस कुकर का इस्तेमाल अपनी कहानी को बताने भर के लिए किया है। निश्चित रूप से इसी आकार का कुकर होगा, हम यह दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कुकर की साइज से यह अंदाजा लगाया कि जिस बैग में रखा गया होगा वह साधारण आकार का ही होगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा कि गवाह को याद रह जाए कि उसने किसी को काले रंग का बैग रखते हुए देखा। अभियोजन पक्ष के गवाह सुभाष कमलाकर नागर शेखर ने दावा किया कि उन्होंने एक आरोपी को बैग रखते हुए देखा। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने गवाहों का टेस्ट नहीं लिया। तो इस तरह से पुलिस ने इतने बड़े मामले में जांच की और अपने सबूत जुटाए। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला यही बता रहा है कि ऐसे बम धमाकों के मामले में कई बार जनता को खुश करने के लिए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए कदम उठाए जाते हैं और किसी को भी पकड़कर लाया जाता है, कहानी बना दी जाती है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसके बारे में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर इयन रॉय ने कहा था कि उनके पास पक्के सबूत हैं। यह मामला उच्च स्तरीय पेशेवर जांच की खूबसूरत मिसाल है। उस मामले का यह हश्र कोर्ट में हुआ है। ओमकार ने अपनी रिपोर्ट में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख किया है। घटना के 100 दिन बाद पुलिस 2 टैक्सी ड्राइवर लेकर आती है जो कहते हैं कि उन्होंने 2 आरोपियों को चर्च गेट स्टेशन तक पहुंचाया। 100 दिनों के बाद हाईकोर्ट ने यह बात नोट की और कहा, मुंबई में सवारी और ड्राइवर बहुत कम बातें करते हैं, किराया पहले से तय होता है, फिर 100 दिनों तक टैक्सी ड्राइवर को इनकी शक्ल कैसे याद रह सकती है। चेहरा याद रखने की कोई खास वजह ड्राइवरों ने नहीं दी। जब सवाल जवाब हुए तो ड्राइवर ने कह दिया, 1 हफ्ते बाद किसी सवारी को याद कर पाना मुश्किल हो जाता है और 1 महीने बाद पहचानने में और भी मुश्किल होती है। क्या 2 ड्राइवर 100 दिनों बाद किसी को पहचान सकते थे? इस तरह से गवाह पेश कर पुलिस ने 19 साल तक 12 बेगुनाहों को जेल में रखा। ऐसे गवाह पेश किए गए जिन्होंने खुद माना याद रखना संभव नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को मालूम नहीं, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमको जो फंसाया गया है। तो उस वक्त जो एजेंसी है आईबी और उनके खुद का कहना है कि ये लोगों को नहीं है। उनके जो डोजियर बनते हैं उस डोजियर के अंदर कहना है कि ये नहीं है। दिल्ली जो स्लीपर सेल है उसका खुद का कहना है कि इसके पीछे बम ब्लास्ट के पीछे आईएम है, इंडियन मुजाहिदीन, और ये 13 लोग नहीं है। ऑक्टोपस जो एजेंसी है जो पुलिस स्टेशन हैदराबाद, उसका खुद का कहना ऑन द पेपर सबमिशन है कोर्ट में कि ये लोग नहीं है। गुजरात के एटीएस का कहना है कि ये लोग नहीं है। राकेश मारिया का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने 2008 में जो अरेस्ट किया आईएम की ये लोग ने किए। उसमें एक आरोपी ऐसा खुद बोलता है कि हमने 2005 से 2008 तक जितने ब्लास्ट हुए हैं उस सब ब्लास्ट को हमने किया है। तो उसमें 3 आरोपी ऐसे भी हैं, अंसार शेख और आरिफ बदरुद्दीन और सादिक से। ये तीनों ने बिपिन बिहारी, देवन भारती, 3 डीसीपी के सामने स्टेटमेंट दिया है। कबूली बयान जिसको मान के झूठे कन्फेशन को मान के हमको सजा दिएगा, उनके कन्फेशन में ये मेंशन है कि सादिक का ऐसा कहना है। सादिक ने खुद कहा डीसीपी की 2005 से 2008 तक जितने ब्लास्ट आई डू इट। ये फ्रंट पेज पे चलता है। ये आईबी रॉय के जितने रिपोर्टर इनको भी मालूम है। और ये डोजियर में भी कहना है। हमारे केस में 15 लोगों को ये लोग वांटेड बताते जो एज ए पाकिस्तानी, लेकिन गवर्नमेंट जो डोजियर लिखती है जो वांटेड एक्यूज को मांगती है पाकिस्तान से, तो उसके अंदर वो 15 लोगों का आज तक नाम मेंशन नहीं करती है। ये तमाम चीज़ों से ये बात पता चलती है कि ये पूरी की पूरी एक वेल प्लान करके बनाया गया और एक खास कर ओरिजिनल नहीं मिले आरिफ हमको इम्प्लीकेटेड गया। तो क्या इतनी बड़ी घटना के बाद सारी मेहनत बेकसूर को फंसाने में ही की गई? कई साल से भारत आतंकी हमलों को झेल रहा है और भारत के सबसे बड़े महानगर की पुलिस की जांच का यह हाल है। पहलगाम में आतंकी आते हैं, 22 लोगों को मारकर चले जाते हैं। अप्रैल महीने की घटना थी, अगस्त आने वाला है। किसी को कुछ पता नहीं कि हमला करने वाले आतंकी कौन थे, कहां गए। जहां तक के जो इस केस के अंदर जो लोग हलाक हुए हैं या जो जख्मी हुए उनके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, ये हम भी मानते हैं। हमें भी दुख है, हमें उस केस में मुलजिम बनाया गया था, लेकिन हम उनके दुख में बराबर के शरीक है। हमारा भी ये मुतालबा है कि जिन लोगों ने मारा है इन लोगों को या जख्मी किया है बम ब्लास्ट के जरिए, उन लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बम ब्लास्ट में कुछ लोग मरे तो आप किसी बेगुनाह मुस्लिम नौजवान को पकड़े उसको बम ब्लास्ट के केस में फांसी दे दो।
ये गलत है। जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही लोगों को पकड़े। इस केस का ये भी सबक हमको मिलता है कि किसी बेगुनाह को ना पकड़ा जाए, ताकि इस तरह से पुलिस की बदनामी आइंदा ना हो। कब किस मामले में किसी को उठाकर 8-10 साल के लिए जेलों में बंद कर दिया जाए, यह अपवाद नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर हो रहा है, होता रहेगा। दिल्ली दंगे और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी बनाकर आम लोगों को बिना ट्रायल सालों से जेल में रखा जा रहा है। भीमा कोरेगांव मामले में सुरेंद्र गाडलिंग और महेश राउत का जेल में 8वां साल शुरू हो चुका है। बेल या तो मिलती नहीं, और मिलती है तो सरकार द्वारा चुनौती देकर लटका दी जाती है। बाकी आरोपी 5 साल से जेलों में हैं। इसलिए हमने इस वीडियो में जिस किताब का जिक्र किया है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि खुफिया तंत्र का जाल कितना कमजोर है। वहां किसी की कोई जवाबदेही नहीं, किसी बेकसूर को 19-19 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। मनमाने तरीके से काम चलता है, 3rd डिग्री का टॉर्चर देकर बयान लिए जाते हैं, और उसके बाद गोदी मीडिया सारा काम कर देता है। आप घर बैठे यकीन भी कर लेते हैं। क्या इन 19 वर्षों में एटीएस को कभी नहीं लगा कि आरोपी कोई और हो सकते हैं? कहीं वो बचकर तो घूम नहीं रहे? क्या एटीएस का सारा जोर इसी पर रहा कि जिन बेकसूरों को फंसाया है उन्हीं को सजा दिला दी जाए? इससे तो यही पता चलता है कि उनकी कोशिश इस दिशा में थी ही नहीं कि जुलाई 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेनों में बम रखने वाले कौन थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।